सो हेलो टेंथीज़, वेलकम वंस अगेन। हर दिन एवरीडे एक ना एक वीडियो या 2 लेक्चर्स तो लगभग आ ही रहे हैं। 2-2 चैप्टर हम एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो एक चैप्टर तो रोज़ ख़त्म हो ही रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन अब हम लोग लेके आ गए हैं बायोलॉजी का लेक्चर, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर, जो कि 4 दिन में, ये जो सीरीज़ है लाइफ प्रोसेस की, 4 दिन में 4 टॉपिक, न्यूट्रिशन, आपके ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन नहीं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये चारों चीज़ें 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेसेस, थोड़ा सा जो उसका ब्रीफ है लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और जो हमारा न्यूट्रिशन है वो पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि इसको सिंपली अच्छे से मैं समझा पाऊँ। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए इस वीडियो का, तो 1.25x पे इस वीडियो को ज़रूर देखना। और दूसरी बात कि अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने तुरंत खोल लो और अपनी एनसीईआरटी बुक में न्यूट्रिशन जो पेज नंबर 95 वो खोल के बैठ जाओ, और इससे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इसको पढ़ने का। और उसके साथ साथ हम लोग पूरी इस एनसीईआरटी को कवर करेंगे और अच्छे से इस पूरे चैप्टर को निपटा देंगे 4 दिन के अंदर। तो अभी हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि आपको स्लाइड दिख रही होगी लाइफ प्रोसेस की, लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। पहले तो हम बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो पहले हम लोग एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची को देखने वाले हैं, जिसका नाम है, बच्ची बोल लो या फिर दीदी बोल लो, जो भी है, एक लड़की है, मिसेस ग्रैन। ये देखो कितनी क्यूट सी ब्लश कर रही हैं, लड़की है मिसेस ग्रैन। इसका तुम नाम याद रख लो, बस बहुत है। मिसेस ग्रैन, स्पेलिंग याद होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिसेस ग्रैन यानी कि MRS, मिसेस ग्रैन यानी कि GREN, ग्रैन। याद हो गया, मिसेस ग्रैन 3-4 बार रट्टा मार लो। अब इसमें है क्या, मिसेस ग्रैन, MRS, मिसेस मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, GREN, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। अब ये होता क्या है, ये है लाइफ प्रोसेस आपका, बस खत्म। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया भाई, हमें तो कोई डेफिनेशन भी नहीं मिली, हमें तो समझ ही नहीं आया कि क्या है। मिसेस ग्रैन से आपका पूरे के पूरे जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़िंदा हो तो कैसे हो, आपके क्या फंक्शंस हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो मिसेस ग्रैन है हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मूवमेंट, हम मूव कर रहे हैं। अब अगर बगल में आपके कोई बोतल रखी है या फिर आपकी बुक रखी है सामने एनसीईआरटी की, ये तो मूव कर नहीं रही है। रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉन लिविंग नहीं कर रही। सेंसिटिविटी यानी कि हमारे अंदर सेंसेशन है, हमारे अंदर सेंसरी नर्व्स, अलग अलग तरह की वो मोटर नर्व्स, ये सब वर्क कर रही हैं, तभी हमारी ये सेंसिटिविटी, मतलब हमें पता चल रहा है कि हम किसी को चीज़ को छू रहे हैं, हमें ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, ये सेंसिटिविटी है हमारे अंदर। ग्रोथ, हम बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी। रिप्रोडक्शन, हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी कि हम नए अपने यंगर वंस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर जो अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो भी हो रहा है, वो भी न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन यानी कि इनटेक और उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, जब हम फूड भी खा रहे हैं। तो ये जो हमारा मिसेस ग्रैन है, ये पूरा का पूरा हमारा लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर देता है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि लाइफ प्रोसेस के लिए हमें एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी। अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, तो चलो हमने ये तो बता दिया, लेकिन लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर द बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ। सिंपल सी बात है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होंगे। लाइफ प्रोसेसेस जब आप कर रहे हो तभी तो आप जिंदा हो। अब जब लाइफ प्रोसेस आप कर रहे हो, जब आप ढंग से हो रहे हैं, तभी तो आपकी लाइफ मेंटेन हो रही है। तो क्या है, मेंटेन और सस्टेन लाइफ। सस्टेन मतलब ज़िंदा रखना, उस चीज़ का ज़िंदा रहना, अपनी लाइफ का ज़िंदा रहना। तो ये चीज़ क्या हो गया हमारा, बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यही मिसेस ग्रैन। वो मुझे ये लगता है कि अच्छे से चीज़ क्लियर हो गया होगा। और अब इन लाइफ प्रोसेसेस के जो ये बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, ये कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। जैसा कि ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये फ्लो चार्ट सबसे ऊपर देखो, न्यूट्रिशन दिख रहा है, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हमारी 6 चीज़ें दी हैं। अब इसमें से हमें सिर्फ एक्सक्रीशन तक देखना है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 चीज़ें हमें लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़नी है। और यही है हमारी बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ। होप करता हूँ कि ये डेफिनेशन अच्छे से रट गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि जब आप फूड खाएंगे, कुछ भी आप फूड इंटेक करेंगे,
और फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमने फूड का इंटेक किया, उसका यूटिलाइजेशन हुआ, अंदर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, ये पूरे प्रोसेस है। ये पूरा क्या होगा, हमारा न्यूट्रिशन हो गया। अब सेकंड बढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन की तरफ, ठीक है। न्यूट्रिशन से रेस्पिरेशन अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करना है, तो यही कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है क्या है, रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। अब इसके बाद रेस्पिरेशन के बाद जो हमें ऑक्सीजन आया है, एनर्जी बनी है, और मतलब रेस्पिरेशन में जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, जो एल्वियोलर सैक तक जा रहा है, अगर आप किसी ने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये सब टर्म्स उसको समझ आ रहे होंगे, तो आगे हम लोग पूरा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं इसको। तो जो हमारे ऑक्सीजन आ रहा है बॉडी में और साथ ही साथ जो एनर्जी आ रही है, अब इसको जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा, हार्ट की मदद से पूरे के पूरे ब्लड वेसल्स में, हर जगह जब हमारी पूरी बॉडी में जो पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, ये फूड मटेरियल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, आपके ऑक्सीजन हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब क्या काम करता है, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में आया हमारा एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सिंपल सी चीज़ है कि जितना ये सब जो प्रोसेस हुए, अब जो आप खाना खाएंगे कुछ ना कुछ तो उसमें वेस्ट भी हो गई, तो उसका रिमूवल क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। होप करता हूँ कि लाइफ प्रोसेस ये पूरा टर्म क्लियर हो गया होगा। हमने लगभग 5 मिनट में, मुझे ऐसा लगता है कि हमने लाइफ प्रोसेसेस पूरा ये टर्म निपटा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला था, एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी हमने खोल ली, सीधे न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। Nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and materials is the food we eat. अब क्या बता रहा है इसका न्यूट्रिशन में, ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बताया गया है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं अपनी, जब हम किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ खाली बैठे नहीं, कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए कुछ भी चीज़ों को करने के लिए। और उस एनर्जी और वही चीज़ों जो हम एनर्जी चाहिए, उससे क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ भी हो रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, और अदर सब्सटेंसेस जो नीड है हमारी बॉडी में वो भी आ रही है। तो यही जो एनर्जी है, इसका जो सोर्स है, ये एनर्जी बन कहाँ से रही है, ये जो हमारे वो बॉडी में एटीपी जनरेट हो रहा है, एटीपी बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है फूड की मदद से। वही फूड जो हमारे आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो डाइजेशन होगा उसका, कैसे उसका कन्वर्जन होगा, कैसे कैसे क्या होने वाला है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि एनर्जी का जो सोर्स है वो है हमारा फूड। अब आगे बढ़ेंगे। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simple ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जनरल रिक्वायरमेंट सबको है एनर्जी की। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे मिस्टर ग्रेन वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे मिस्टर ग्रेन को जरा सा भी फॉलो करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी मिस्टर ग्रेन को फॉलो कर रही हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनको मूवमेंट करनी है, उनको लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने हैं। तो उस वो एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट है, तो जो फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं, उस फूड के इंटेक करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं हर जगह। वही डिफरेंट वेज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो होते हैं सिंपल फूड मटेरियल्स, यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बनाते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक, जैसे आप बोलते हैं सेल्फ, खुद से बना रहे हैं फूड। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब सब लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं एनसीईआरटी से कुछ हट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो होता है हमारी जो दूसरे टाइप के होते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होते हैं, वो अभी हमने क्या पढ़ा, जो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे थे। अब क्या हम पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि वही फूड जो ऑटोट्रॉफ्स ने बनाया, उसको हम अब लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे हेटरोट्रॉफ्स, जो कि अपनी ग्रोथ अपकीप के लिए सिंपलर, अब वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। टू अचीव दिस, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. अब क्या होता है कि
जब वो सिंपलर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हम जब उसको सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। Autotrophic carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. अब एक बात बता देता हूँ कि अगर आपसे कहीं पे भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछा जा रहा है तो बस प्लांट से याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो कि ब्लू ग्रीन एल्गी और सब बैक्टीरियाज भी होते हैं, पर सिर्फ ये याद रखो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा प्लांट्स का प्रोसेस हमें पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में हमें जानना है। तो अब एक बार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सोच लेते हैं, क्या होगी भाई। दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज। अभी हमने यही चीज़ पढ़ी है कि जो अपना फूड का इनटेक यानी कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फूड प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। खत्म, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेज फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेंटेन कर पाएँ। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेज फ्रॉम द, अब ये फोटोसिंथेसिस ही क्या प्रोसेस है। Photosynthesis is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. Photosynthesis के बारे में हम अगले पेज में काफ़ी डिस्क्राइब में पढ़ने जा रहे हैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन, वाटर, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो, समझ आ गया होगा। अब आगे क्या है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब क्या होता है, ये बहुत एक तरह से हॉट क्वेश्चन टाइप है, मतलब उतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक छोटा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, और हमारी बॉडी में यानी कि हम ह्यूमंस में ये जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। अब ये क्या होता है, यही स्टार्च जो हमारे प्लांट्स में स्टोर हो रहा है, यही बाद में जब एनर्जी के काम आता है, बाद में इंटरनल एनर्जी रिजर्व यानी कि एक तरह से रिजर्व रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है प्लांट के पास, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ कर लेगा। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। या मेरे होम ये अब तो हमें पता चल गया ग्लाइकोजन ही है, तो तब भी कमेंट कर सकते हो, और जो ग्लाइकोजन के बारे में जानते हो वो कमेंट कर सकते हो। तो लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में, और हमारे में एनर्जी जो होती है स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज खोल लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक का मेन मुद्दा जो कि है फोटोसिंथेसिस। एक चीज़ मैं आउटसाइड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ऑटोट्रॉफ्स भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि आपकी इस NCERT में नहीं दिया गया है, सिलेबस के बाहर है, तो उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार माइंड में ये सोच सकते हो जिससे कि कंसेप्ट क्लियरेंस में आपको मदद मिल जाए। तो अब कितने प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नाम से पता चल रहा है लोगों को लग रहा है फोटो यानी कि लाइट यानी कि सनलाइट, जो अपना खाना सनलाइट की मदद से बना रहे हैं वो हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कौन बना रहे हैं सनलाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। प्लांट्स क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन है, जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं जानना है, बस इतना याद रखो कि जो सम बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब समझ आ गया होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। पहले फोटोसिंथेसिस की एक अच्छी सी डेफिनेशन जान लेंगे। मैं यही एक टिप दूंगा कि ये जितनी भी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन हो, चाहे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो या लाइफ प्रोसेसेस की हो, फोटोसिंथेसिस की हो, ये ज़रूर लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, कॉन्सेप्ट इससे और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस मैंने अभी बताया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स ये करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। अब
ये कंप्लीट आंसर नहीं है। अगर आपको 2 मार्क्स की मिलती है तो आप ये नहीं लिखोगे। प्रोसेस बाय विच फोटोऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड या फिर सिंथेसाइज देयर फूड, क्या क्या चाहिए होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ख़त्म। अब एक बार ये जो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। ठीक है, तो अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2, 6 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। ठीक है, तो 6 CO2 प्लस 12 H2O ये हमें मिल गए। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्व करी, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ, फिर क्या हमारे पास बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बन रहा है, बस इसको रट डालो, क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिस्ट्री लगाने से कुछ हमें मिलने वाला है नहीं। बस इस जो पूरी इक्वेशन है इसको रट डालो, बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स में, उसमें क्लोरोफिल भी है, सनलाइट मिली, एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, समझ आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हुए किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्या हुआ? 6 CO2 प्लस 12 H2O। डंडा मार दो, ऊपर लिख दो क्लोरोफिल, नीचे लिख दो सनलाइट। समझ आ गया? ये 4 चीज़ें हमें चाहिए थी फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आगे क्या लिखोगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला रट डालो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस हमारे पास बाई प्रोडक्ट भी एक बन रहा है, वो क्या है? ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेरिक में रिलीज हो जाएगा। 6 O2 सॉरी 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हो गई इक्वेशन। अब हमें एक बार इसको थियोरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स में हैं, मिले, क्लोरोफिल और सनलाइट ये एब्जॉर्ब हुआ, सनलाइट ने क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब किया। इन चारों की प्रेजेंस में हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला, वाटर रिलीज़ हुआ और हमारे साथ ऑक्सीजन। C6H12O6 ग्लूकोज रिलीज़ हुआ, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ एटमॉस्फेयर में, और उसके साथ साथ वाटर भी बना। सिंपल सा हो गया, ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ये 1 2 3 जो कि हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं, इनको मैं एक ट्रिक देता हूँ, बहुत आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने की। ACR, ये जो ACR टर्म है, एक तरह से इसको एब्रीविएशन बना लो। जिनको एब्रीविएशन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। HTML, HTTP जितने भी ये सब शॉर्टकट्स होते हैं, इन सब को हम बोलते हैं एब्रीविएशन। चाहे तुम CNG पढ़ो, PNG पढ़ो, JPG पढ़ो, ये सारे के सारे हमारे शॉर्टकट्स हैं, एब्रीविएशंस हैं। तो इनका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है ना, फुल फॉर्म हमें याद आ जाता है जब भी हम इन शॉर्टकट्स को देखते हैं। तो वैसे ही मैंने इसका भी एक शॉर्टकट बना दिया, ACR। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ACR यानी एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। बस इतना याद रखो। अब आगे का समझो। हमारे पास थी सनलाइट जब प्लांट्स में पड़ी तो क्या किया? उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, क्लोरोफिल ने इसका एब्जॉर्प्शन किया। तो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पूरी NCERT टू NCERT रट जाएगी ऐसे। ACR एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी पड़ी, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब किया। फिर क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब वही जो लाइट एनर्जी उसमें पड़ी थी, उसको एब्जॉर्ब किया था, उसको क्या हुआ? उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो भी कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अलग अलग टूट गए। ठीक है, फिर क्या होगा? अभी कन्वर्जन हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या हुआ कि रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और टू कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। अगर किसी ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो इजीली थोड़ा सा समझ पाएगा इसको। अगर इसकी इक्वेशन देखो तो समझ जाएगा वो बंदा। अब एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ACR यानी कि एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी का हुआ, क्लोरोफिल ने किया। C कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब एक बार और ये चीज़ रिवाइज कर लेंगे। ACR जो हमने पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि लाइट एनर्जी आई और क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, नंबर 1। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया है, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया है लाइट एनर्जी को, तो अब क्या होगा? वही लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। नंबर 2 हो गया, लेकिन नहीं, इसके साथ साथ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O का कन्वर्जन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिंपल।
नंबर 3 रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का और वो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ACR। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़े सा भी डाउट हो तो एक और बार गो थ्रू जाओ इस तीनों लाइंस में, इस तीनों पॉइंट्स में, तो ये अच्छे समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं। आगे बढ़ते हैं। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 करके ही हो सकता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और बाद में लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो, और ऐसा कुछ चल सकता है इसमें। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. अब क्या होता है, अब एक बार हम लोग ये डायग्राम जो है ये भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पहले हम ऊपर दिख रहा है एक लीफ का डायग्राम, जो कि हमारी लीफ दिख रही है, और वही लीफ को जो हमने यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सर्कल सा इंडिकेट किया है उसकी लीफ के कोने पे, वेन के पास में। तो जो वही लीफ की विड्थ है, उसको जो विड्थ में जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं मीसोफिल सेल्स। ठीक है, मीसोफिल सेल्स बोलते हैं, और उन मीसोफिल सेल्स के अंदर ही ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनका जो एक नीचे ब्रीफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ दिया है वो देख लेते हैं। ऊपर होती है वैक्सी क्यूटिकल, जो कि इसको इवेपोरेशन से मतलब प्रिवेंट करती है वाटर को कि वो इवेपोरेट ना हो जाए। जो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है वो वैक्सी क्यूटिकल उसको प्रिवेंट करती है कि वाटर भैया उड़ ना जाए सनलाइट की वजह से। अब दूसरा क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर, और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबको पता होगा कि प्रोडक्टिव कवरिंग होती है, ये वो एपिथेलियल टिश्यू होती है, सबने 9th में पढ़ के आ रहे होंगे। अब आगे क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर, यानी मीसोफिल सेल्स के अंदर। और नीचे में दिख रहे हैं गार्ड सेल्स, उनके बीच में भी हमें यहाँ पे एयर स्पेसेस दिख रही है, और इन गार्ड सेल्स के अंदर भी और इन मीसोफिल सेल्स के जितने भी हैं सबके अंदर हमें ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, दिख रहा होगा, वही है क्लोरोफिल। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं आगे का। इफ़ यू दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने भी बताया, विच कंटेन क्लोरोफिल। इसी में क्लोरोफिल भी होती है। लेटस ये एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, लेकिन स्टोमेटा के बारे में हमें पढ़ना क्यों है ये भी जान लेते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्स। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन ही करना क्यों पड़ रहे हैं, इसको तो सनलाइट की भी ज़रूरत थी, क्लोरोफिल की ज़रूरत थी, और वाटर की भी ज़रूरत थी। तो आप पहले ये भी जान लेते हैं। अब लोग बोलेंगे सनलाइट तो भैया ऊपर से मिल ही रही है, तो वो ऑब्टेन कहाँ से हो रही है सबको पता है, उसमें कोई समझाने वाली कोई साइंटिफिक थ्योरी है नहीं। दूसरी चीज़ क्लोरोफिल, ये भी अभी बता ही दिया कि जो मीसोफिल सेल्स होते हैं उसी में मीसोफिल सेल्स जो होते हैं हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं और जो भी तरह तरह के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट होता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ आती है कि वाटर, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से। जो हमारा पानी नीचे जाता है जब रेन होती है या फिर कोई भी तरह का हम इरिगेशन करते हैं, तो वही रूट्स के द्वारा वो ऊपर आ जाता है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि कैसे जाता है, जाइलम मसल्स कैसे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमें चीज़ें पता चल गई जो कि नेसेसरी थी, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही नहीं है कैसे आता है। यही हम पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा में। स्टोमेटा क्या होता है, which are tiny pores present on the surface of the leaf. Tiny pores present on the surface of the leaves. सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई एक्सप्लेन करने लायक इस चीज़ में नहीं है। इनका फंक्शन क्या होता है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी वजह से ही हमारा गैसेस एक्सचेंज भी होता है। एक और चीज़, ग्लूकोज बना, ठीक है, उसको तो बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। ऑक्सीजन बना बाई प्रोडक्ट, उसको तो बाहर जाने की ज़रूरत है ना। हाइट जो हमारे पास वाटर भी बना, उसको भी तो बाहर जाने की ज़रूरत है ना। जब एक्सेस वाटर हो जाएगा उसको भी तो बाहर जाने की ज़रूरत है ना। तो ये किससे होगा, ये इन्हीं स्टोमेटल ओपनिंग से होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए लीव को, वो स्टोमेटल ओपनिंग खोल लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाओ, बंद कर लेगा। ऑक्सीजन बाहर ले आना है, खोल लिया उसने अपना स्टोमेटल ओपनिंग, बाहर चली गया। लेकिन अब ये वो कैसे होता है, ये खुलना बंद होना कैसे होता है, ये भी पढ़ लेते हैं। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well, since large amounts of water can also be lost through this stomata. बहुत सारा इसमें पानी भी जा सकता है। The plant closes their pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. अब क्या होता है कि ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं ये बंद कर लेते हैं स्टोमेटा यानी कि गार्ड सेल्स
यानी कि नहीं, ये स्टोमेटा अलग है, गार्ड सेल्स अलग है। तो ये स्टोमेटल ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये खुली रहेंगी फिर तो वाटर उसमें से लॉस होते रहेगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, इसीलिए गार्ड सेल का फंक्शन एक ये गैसेस एक्सचेंज भी बोला जाता है। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है कि स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग का यही काम गार्ड सेल्स का होता है। अब कैसे होता है? द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। अब क्या होता है कि जब गार्ड सेल्स फूल जाती हैं, यानी कि उनमें पानी भर जाता है, तो जब उनमें पानी भर जाता है तो क्या होता है कि स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाती हैं, जैसा कि हमें फर्स्ट डायग्राम ए में दिख रहा है। स्वेल हो गई तो स्टोमेटल ओपनिंग खुल गई, और जब ये श्रिंक कर जाती हैं यानी कि सिकुड़ जाती हैं, तब यही स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाती है। समझ आ गया होगा। इसी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज भी इसी की वजह से पॉसिबल है। जब सिकुड़ गई तब बंद है, लेकिन जब फूलेंगी तब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी सा था, ये समझ आ गया होगा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। अब आगे हम पढ़ लेते हैं एक और चीज़। बीच में एक और पॉइंट छूट गया है, नीचे जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक और पैराग्राफ दिया है वो भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द टू so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. मैंने अभी यही चीज़ बताई थी। Other materials like nitrogen, phosphorus, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, यानी कि सॉइल से ही, जो कि हम आगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं कि जाइलम वेसल्स कैसे ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये भी ज़रूरी होते हैं, और साथ ही साथ वाटर भी ज़रूरी होता है। तो ये कैसे ऑब्टेन होता है? ये होता है ऑब्टेन हमारी रूट की वजह से। रूट हमारी ऊपर कैरी करती है जाइलम वेसल्स में। और नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज। This is taken up in the form of organic nitrates or nitrites, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. समझ आ गया होगा। अब हम सीधे सीधे बढ़ते हैं। जो हमने मेन हेडिंग थी ऑटोट्रॉफ्स की वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। ऑटोट्रॉफ्स अगर हम बोलें तो हमने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ख़त्म कर लिया है। इतनी ही देर में हम ये न्यूट्रिशन एनिमल्स को भी ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको सिंपली मैं इसको समझा पाऊँ। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, वो क्या होते थे? जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते थे, सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस से प्रिपेयर करते थे। और अब क्या होगा कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या हैं? जो कि अपना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। वो खुद से नहीं खाना खाएंगे, वो दूसरे से मांगेंगे, उनको खुद काम नहीं करना है। हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं आलसी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो कि हमारे प्लांट्स ने बनाया, जो हमारे प्लांट्स ने फूड बनाया, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स, या फिर टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्ट दैट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, अब 3 प्रकार के यहाँ पे होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है। पहले हम पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organisms. अब क्या होता है कि जो अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है उसी तरह से हमारे अडाप्ट भी हो जाते हैं। जैसे अगर पानी में है तो एक्वेटिक अलग होगा, अगर हमारे टेरेस्ट्रियल हैं तो वो अलग होंगे, अगर हमारे डेजर्ट में है वो अलग होंगे। तो यही चीज़ जो होती है यहाँ पे बता रखी है, सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल, यानी कि अगर चाहे वो स्टेशनरी है या फिर मोबाइल है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग अलग तरह के इनटेक ऑफ फूड होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। क्या होते हैं? पहला सेप्रोफिटिक, यही मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। देखो, अगर आप लोगों को मेरी एनसीईआरटी दिख रही होगी तो इसमें आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक नंबर 1 छोटा सा लिख रखा है और एक जगह पे नंबर 2 लिख रखा है, एक जगह पे नंबर 3 लिख रखा है। बहुत लोगों को लगेगा पैराग्राफ तो दिया है, लेकिन यहाँ पे होलोजिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक दिया कहाँ है? पूरा कुछ एनसीईआरटी में दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में ना दिया हो।
इसलिए यहाँ पे मेरी तरह ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 लिख लो, चाहे तो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको ऐसे ही अंडरलाइन भी कर लो, ईजी रहेगी समझने में। अब हम पढ़ते हैं सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट। डेफिनेशन क्लियर हो गई। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि इनटेक फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्स इट। एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं? इनसाइड ही करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड और इनटेक द फूड आउटसाइड बट एब्जॉर्ब्स इट लेटर इनसाइड द बॉडी। और एक और चीज़ इसमें पॉइंट तगड़ा है, ये डेफिनेशन में मेन पॉइंट, ये जो मेन टर्म है इस डेफिनेशन का, कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जितने भी चीज़ें हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही निर्भर करती हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर ही होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम। क्लियर होगा। होलोजोइक पे बढ़ते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल, होलोजोइक होल, ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, याद भी रहेगा। होलोजोइक होल, बस ये याद रखो, होलोजोइक होल, होलोजोइक होल, होलोजोइक होल। होलोजोइक यानी कि होल फूड, जो कि होल फूड फीड करते हैं और इंजेस्ट करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और उसका जो पूरा अंदर का न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस होता है वो उनका अंदर होता है बॉडी में। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। ये हो गया आपका होलोजोइक, यानी कि जो अपना फूड मटेरियल पूरा होल इंजेस्ट कर लेते हैं और उसको पूरा ब्रेक डाउन उसका फूड का और जितने भी अदर प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं उसके अंदर होते हैं। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अंदर होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स इज इक्वल टू किराएदार, याद रख लो। किराएदार कैसे हैं? सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। अब क्या था? अब यहाँ पे हमारा पहले था सैप्रोफाइट्स क्या थे कि जो कि फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि जब हमने सैप्रोफाइट की डेफिनेशन ये दे दी तो पैरासाइट्स की डेफिनेशन हम अगर ये देखे छोड़ देंगे तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भैया कहीं इनको ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर तो नहीं है, कहीं इनको भी किल तो नहीं किया गया। नहीं, तो ये क्या होते हैं कि ये भी अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, लेकिन उनको बिना किल किए, विदाउट किलिंग देम। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या होते हैं? किस पे डिपेंडेंट होते हैं? किससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं? ये न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं होस्ट से। होस्ट यानी कि जैसे कि अगर आपके बॉडी में जो कीड़े बोलते हैं हम अक्सर, जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे हो गए पैरासाइट्स और हमारी जो बॉडी है वो उनके लिए क्या हो गई? होस्ट, यानी कि हम मकान मालिक, वो किराएदार। सिंपल सी बात। ऐसे ही क्या है? हमारी कसकटा है, अमरबेल है, जो कि एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, पैरासिटिक प्लांट है, ओनली वन प्लांट जो कि एक पैरासिटिक है। और यही कसकटा जो कि होती है वो जिसमें क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, ये येलो कलर के प्लांट्स होते हैं। और ये दूसरे ये एक तरह के क्रीपर्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे ट्रीज पे निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे ही टिक्स, लाइस और लीचेस, टेपवर्म्स का ही अलग अलग तरह के हमारे ये पैरासिटिक न्यूट्रिशंस होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आई होप ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो पूरा ऊपर का है ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि अमीबा है और जो हमारा पैरामीशियम है, ये जो अपना न्यूट्रिशन है ये कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड कैसे ले रहे हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सबके अंदर जो पूरा न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो अलग है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। जब कोई यूनिसेलुलर है वो तो अपने आप में ही इतना छोटा सा है, तो वो कहाँ से अपना अलग से माउथ निकालेगा, कहाँ से अपना अलग से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। तो क्या करेगा? वो पूरा इंटायर सरफेस ही उसको इनगल्फ कर लेगा। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी ग्रोथ होती है, वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पार्ट्स आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल क्या लेते हैं अमीबा का? अमीबा टेक्स इन फूड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। सबने सूडोपोडिया जी का नाम सुना होगा। सूडोपोडिया कभी ना कभी 6th 7th 8th इन क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा। बहुत ही ईजी सी चीज़ है।
स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, फॉल्स लेग्स, यानी कि अगर आप इस डायग्राम में देख पाओ तो ये लेग्स नहीं है, लेकिन ये एक तरह से लेग्स हैं जो कि हमारी लोकोमोशन में भी मदद करते हैं अमीबा को। लोकोमोशन जो कि हम प्लांट्स में होता है, जो कि हमें वो मूवमेंट दिखता नहीं है, जो कि लेकिन ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं सूडोपोडिया, और साथ ही साथ फूड को इनटेक करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे इनटेक करते हैं? दीज आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जो कि सेल सरफेस पे मौजूद होती हैं और फ्यूज़ कर देती हैं, फ्यूज़ ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। यानी कि क्या करती हैं कि जैसे कि आप सेकेंड डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये जो फूड पार्टिकल आया नंबर ए डायग्राम में, नंबर बी डायग्राम में क्या हुआ कि फूड पार्टिकल ने, जो सूडोपोडिया थे फॉल्स लेग्स, उसने फूड पार्टिकल को घेर लिया और फ्यूज़ कर लिया, फ्यूज़ ओवर द फूड पार्टिकल, और क्या हुआ थर्ड में उसने एक फूड वैक्यूल बना लिया, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. अब भैया हैं तो ये होलोजोइक ही, तो ये भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक करेंगे। कोई दूसरी बात नहीं है, यूनिक बात नहीं है, बहुत ही ईजी सा ही चीज़ है। आगे भी ऐसे ही ये जो ह्यूमन बींग्स में है न्यूट्रिशन, ये भी ईजी ही लगने वाला है। अगर इसको थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा ही चैप्टर ही ईजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो क्या होता है कि जैसा होलोजोइक में होता है, सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स से, तो क्या हुआ फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज़ हो जाता है, वो जो फूड होता है ब्रोकन डाउन होके डिफ्यूज़ हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सभी लोग जानते हैं जो पूरा वो सेल का अंदर का सरफेस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव्ड टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। इनके में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस सीधे सीधे, क्योंकि यूनिसेलुलर हैं, सीधे सीधे वही जो मूव हो जाता है, वो जो फूड वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर को मूव हो जाता है और सीधे बाहर को थ्रोन आउट हो जाता है, उसी अमीबा से वो बाहर को फेंक देते हैं उसको। तो बहुत ही सिंपल सा ये अमीबा का 4-5 लाइन का न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया। पैरामीशियम का पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पूरे को रिवाइज करेंगे। Paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. अब क्या होता है, अमीबा की तरह ही पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या होता है, अभी अमीबा में क्या था, सूडोपोडिया की मदद से कहीं से भी हम फूड को उठा ले रहे थे और फूड एक वैक्यूल बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसको माउथ बोलते हैं। तो पैरामीशियम का एक माउथ होता है, स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से वो फूड को लेते हैं। अब जब वो फूड को ले लेते हैं, वो फूड का कैसे लेते हैं ये पढ़ना है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे पैरामीशियम में। अगर आपने डायग्राम देखा हो, अगर जो पैरामीशियम का डायग्राम होता है अगर आप देखा हो तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, उसको बोलते हैं सिलिया, जो कि इसके मूवमेंट में मदद करते हैं फूड की, कि अगर कहीं से भी उसको फूड मिला तो उसको पकड़ लेंगे, फ्यूज़ कर लेंगे और उसको मूव कर देंगे किसकी तरफ, माउथ की तरफ, उसको ले जाएंगे माउथ की तरफ। तो ऐसे करते 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 वो माउथ की तरफ पहुंच जाएगा, कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, समझ आ गया होगा, पैरामीशियम में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक बार अमीबा और पैरामीशियम रिवाइज कर लेते हैं। अमीबा में क्या हुआ, सूडोपोडिया है हमारे पास, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, इनने क्या किया, फूड को फ्यूज़ कर लिया, पकड़ लिया और उसको हमने क्या किया, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ये फूड वैक्यूल में जब आया तो हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस से सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर में कन्वर्ट हो गया। अब वही जो हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन हुई या फिर जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स डिराइव हुए, उसको हमने क्या किया, उसको हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा वेस्ट बचा था उसको हमने बाहर निकाल दिया अमीबा से, डन। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डेफिनेट स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से ये फूड ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माउथ बोल सकते हैं। और जो ये फूड होता है ये कहाँ कैसे आता है, जो सिलिया होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे वो पैरामीशियम के सरफेस में, ये उस फूड को मूव करते हैं माउथ की तरफ और वो इनगल्फ कर लेते हैं। इतना ही दिया एनसीईआरटी में। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया अमीबा, ये जो यूनिसेलुलर्स होते हैं वो कैसे करते हैं न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे अपना ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। पहले हम एक चीज़ जानेंगे, ये जो स्टेजेस हैं इसके, कि न्यूट्रिशन के स्टेजेस क्या होते हैं। 4 या मैं बोलूँगा 5 मेन स्टेजेस हैं, जिसमें से हमें एक तरह से 4 ही पढ़ने हैं ब्रीफ में। अब इसमें क्या है, ये इंजेशन यानी कि हमने फूड को इंजेस्ट किया, हमने फूड को इनटेक किया, लिया, अपने माउथ में लिया,
उसके बाद हमने उसको नीचे भेजा फूड पाइप की तरफ, इसको बोल देते हैं हम इंजेशन। इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। वो जो फूड आया है जैसे कि अमीबा में होता है वैसा इसमें भी होता है, दोनों होलोजोइक है। कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होगा किसमें, हमारा सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि जब उस फूड को जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन हुए, उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया। किसकी मदद से करेंगे ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एसिमिलेशन, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, बस एक पॉइंट दिया छोटा सा वही पढ़ लेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन यानी कि उसका यूटिलाइजेशन, जो हमें एनर्जी मिली, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको यूटिलाइज़ किया हमने पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया, हमने टिश्यूज़ के डैमेज के लिए यूज़ किया, हमने किसी और के ग्रोथ रिपेयर के लिए यूज़ किया, इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। इसके बाद इजेशन, सिंपल सा इजेशन यानी कि जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड था या अनअब्जॉर्ब था फूड था, उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus। ठीक है, अपनी NCERT में पेज नंबर 99 में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का ये जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, उसको अगर देखिए तो ऊपर जो माउथ बकल कैविटी से आपको एक ट्यूब दिख रही है, एक पाइप दिख रही है, वो कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है फूड पाइप से, ओइसोफेगस से लेके हमारे स्टमक में आ रही है। वो पाइप कंटिन्यू हो रही है और नीचे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है, फिर वही लार्ज इंटेस्टाइन में आके सीधे हमारे एनस में ख़त्म हो जा रही है। तो ये जो पूरी की पूरी लंबी सी ट्यूब है, ये पूरी जो कैनाल है जो कि फूड को ला रही है, डाइजेस्ट कर रही है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर रही है और भेज रही है, उसके बाद उसको एक्सक्रीट भी कर दे रही है, सॉरी एक्सक्रीशन अलग चीज़ हो गई, जो इजेस्ट भी कर दे रही है, बाहर भी निकाल दे रही है, रिमूव भी कर दे रही है। ये पूरी जो कैनाल है, ये पूरी जो ट्यूब है, ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया, बीच बीच में हमें क्या क्या मिलेंगे, ओइसोफेगस जी मिलेंगे, स्टमक मिलेंगे, लिवर, पैनक्रियाज मिलेंगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर आखिरी में जाके एनस से रिमूव हो जाएगा। तो ये वेरियस रीजन्स हैं। अब व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। यही तो हमें पढ़ना है कि जब वो फूड माउथ में आता है, फिर जब नीचे को जाता है तो होता क्या है। नेक्स्ट पेज। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. अब क्या होता है आगे, दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। जब हमारा फूड हमारे माउथ में आता है तो हमारे टीथ की हेल्प से हम उसको क्रश करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज़ ऑल्सो बेटर टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। क्योंकि जो ओइसोफेगस की लाइनिंग है, जो कैनाल की पूरी लाइनिंग है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए जो वो फूड होता है उसको हम वेट करते हैं स्मूथ, वो जिससे कि मतलब वहाँ पे कोई भी तकलीफ़ ना हो। अब वो स्मूथ कैसे होता है, वो स्मूथ होता है जब हमारे वो जिसको हम बोलते हैं लार या थूक बोलते हैं, जो हमारे में वो माउथ में वो सिक्रीट होते रहता है, जो हमारा होता है सलाइवा। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, हमारे माउथ में वाटर लार इकट्ठा होती है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये वाटर नहीं, ये एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, जो कि कौन सेक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. अब क्या होता है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इनको सिंपलर में कन्वर्ट करना है। ये हम किससे करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि होते हैं हमारे एंजाइम्स। अब हमने ये चीज़ पढ़ लिया कि हमारे फूड इंटर किया, हमने उसको क्रश किया, हमने जो टंग से उसको हम मस्कुलर टंग है उससे च्यूई किया, और जो हमारा फूड था वो वेट हो गया किसकी वजह से, सलाइवा की वजह से, जिसको सिक्रीट किया था सलाइवरी ग्लैंड से। अब आगे क्या है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। इंपॉर्टेंट है, सलाइवा जो होता है वो क्या एक एंजाइम कंटेन करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो वो तरह तरह के ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। तो ये जो सलाइवा है ये कंटेन करता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च यानी कि कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंस है, फैट का एक
फैट का फॉर्म है, तो इसको क्या कन्वर्ट करता है वो सिंपलर शुगर में, माल्टोज, सुक्रोज, इन सब के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। द फूड इज मिक्स थॉरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। समझ आ गया होगा, ईजी सी चीज़ है। सलाइवा आपका और टंग ने उसको च्यू किया और क्रश हुआ टीथ से, और सलाइवा ने हेल्प करी, वेट किया उसको, और स्टार्च से कन्वर्ट हो गया वो सिंपलर शुगर में सलाइवा माइलेज की मदद से। ये पूरा हो गया हमारा माउथ में। अब हम बढ़ेंगे नीचे को, हम बढ़ेंगे ओइसोफेगस की तरफ। ओइसोफेगस क्या है? हमारा फूड पाइप। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कुछ बिगिनर्स को जिनने अभी पहले पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या वॉल्स ऑफ फूड पाइप, ये होता है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट किए और फिर वो रिलैक्स किए, तो ये हमारा हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसी की वजह से जब हमारा पूरा फूड होता है वो हल्का हल्का वहाँ भी ब्रेक डाउन हो जाता है और वो नीचे हमारे सीधे स्टमक में पहुँच जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स। जो हमारा जे शेप्ड का स्टमक होता है ऑर्गन, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है जब हमारा फूड इसमें इंटर करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड्स थरली विद मोस्ट डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होता है कि जो स्टमक लाइनिंग होती है इसमें कई तरह के डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड वो होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो डाइजेशन होता है वो और ईजी हो जाता है। द डाइजेशन इज इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, डाइजेशन और ईजी हो जाता है। कौन कर देता है ईजी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही ये जो है एंजाइम्स, जैसे कि हमने पढ़ा था, एंजाइम्स मदद करती हैं। अब वही मदद करेंगे हमें कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करने में। अब कैसे करेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं 3 तरह के एंजाइम्स। क्या है? एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक हमारा पेप्सिन है, एक हमारा म्यूकस है। लाइन पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। ये गैस्ट्रिक जूसेस हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब हम यही पढ़ते जाएंगे कि प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, फैट कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, हमारा ट्रिप्सिन पेप्सिन कैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, अब इनका काम क्या होता है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब एंजाइम पेप्सिन जो होती है, पेप्सिन एंजाइम, इसका क्या काम होता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो कि पेप्सिन का वर्क इजी कर देते हैं, क्योंकि पेप्सिन जो है वो वर्क करता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है। समझ आ गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और उसके साथ साथ एंजाइम पेप्सिन का भी हेल्प करता है, उसको फैसिलिटेट करता है, जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम होता है कि वो जर्म्स को भी किल करता है स्टमक में। ठीक है। What other functions do you think is served by the acid? यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है, जो कि मैंने आपको आंसर दे दिया। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. अब क्या होता है कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका जो pH लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वजह से हाई यानी कि मतलब वो हाई यानी कि ये नहीं कि 14 होगा, यानी कि समझ रहे होंगे कि pH लेवल हाई होता है तो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो इस वजह से जो होता है उसको जो स्टमक होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उसका म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग यानी कि स्टमक की अंदर की लाइनिंग में म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि एसिडिक कंडीशंस को बाहर नॉर्मलाइज कर देता है कि बाहर कोई इसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, समझ आ गया होगा, होप करता हूँ। ये हो गया हमारे स्टमक का, इतना हमारा होता है स्टमक में। स्टमक में 3 चीज़ें याद करने लायक हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं हमारी, गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये एक PYQ है आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कई बार ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो स्टमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, इससे पहले एक स्फिंक्टर मसल है जो कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंसिव कॉइलिंग। सबसे लंबी ये हमारी ट्यूब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन।
द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड वी दे ईट। अब क्या होता है, यही आ गया हमारा PYQ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ऑर्गेनिजम्स में, हर अलग अलग तरह के एनिमल्स में डिफरेंट होती है। क्यों होती है? Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine। बहुत ईजी सा है लेकिन बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, हम भी हर्बीवोर्स हैं, या ओमनीवोर्स होते हैं। जो हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल, वो लार्ज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी इंटेस्टाइन्स लॉन्ग होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भैया मीट खाते हैं, वो तो नॉनवेज खाते हैं, तो उनमें कोई सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं है जिसको डाइजेस्ट करने में हार्डर है। समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इंटेस्टाइन की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आएगा कि लीवर सेक्रेट करती हैं बाइल जूस, पेनक्रियास सेक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम्स, उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस भी कुछ सेक्रेट होते हैं जिनकी वजह से संपूर्ण डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। एक एक करके पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा यही है और जल्द ही हमारा लगभग 5-10 मिनट में ये पूरा के पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनका पूरा डाइजेशन इसमें हो जाता है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। इसमें लिवर और पेनक्रियास भी बोलते हैं, लाओ हम भी थोड़ी मदद कर दें, ये भी थोड़ी मदद करते हैं हमारे डाइजेशन में। अब क्या होता है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. अब क्या होता है, HCl प्रेजेंट था कि नहीं स्टमक में, तो जो फूड हमारा उसमें ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा, तो वो कहीं ना कहीं एसिडिक होगा ही। तो जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पैनक्रियाटिक जूसेस को क्योंकि एक पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को क्योंकि एक अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर चाहिए होता है एक्ट करने के लिए, तो इसलिए उसको बाइल जूस जो होते हैं उसकी मदद कर देते हैं और बाइल जूस उसको एक अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके साथ साथ वो एक और काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब क्या होता है, बाइल जूस ने एक काम कर दिया, हेल्प कर दी पैनक्रियाटिक जूसेस की, उसका क्या कर दिया, अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कर दिया। साथ ही साथ अब बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं बाइल जूस में प्रेजेंट, बाइल सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं कि जो हमारे फैट हैं उसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वो टुकड़े होते हैं, यानी कि मतलब बहुत बड़े ऐसे नहीं, बड़े बहुत बड़े बड़े, जब नीचे जाते जाएंगे तो ब्रेकडाउन में तो थोड़े छोटे तो हो ही जाएंगे। तो जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के, उसको छोटे ग्लोब्यूल्स यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देना, ये काम होता है हमारा बाइल सॉल्ट्स का। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4, जो कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये हमें जानने की ज़रूरत है नहीं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट फ्रॉम लार्ज ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स कौन करता है, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, हमारे लिवर का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं पेनक्रियास क्या करती हैं। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती हैं। एक करती है हमारे ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, और दूसरा हमारा लाइपेस जो कि हमारा ब्रेक डाउन कर देता है। यही जो बाइल सॉल्ट्स ने फैट को इमल्सिफाई किया था, यही इमल्सिफाइड फैट को ये ब्रेक डाउन कर देता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स। अब क्या होता है कि यही जो एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट थे, अब इंटेस्टाइनल जो जूसेस हैं, यानी कि जो इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट थे, इंटेस्टाइनल जूसेस, अब इसी प्रोटीन को जो कि हमारे ट्रिप्सिन ने डाइजेस्ट किया था, उसको हम अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैट्स थे जो कि जिसको हमारे लाइपेस ने कन्वर्ट किया था, वो हमारे हो जाते हैं कन्वर्ट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। बस इतना समझने की ज़रूरत है, अब ज़्यादा कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं। एक चीज़ बची है हमारी विलाई। अब हमने पढ़ लिया कि पूरा डाइजेशन कैसे हो गया, यहाँ तक हमारा पूरा इंजेशन और डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा शुरू होता है एब्जॉर्प्शन। Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. अब क्या होता है कि जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो हमारी इंटेस्टाइन की ट्यूब होती है उसमें ऊपर की तरफ क्या होता है कि विलाई प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस
प्रेजेंट होती हैं। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि मौजूद होती हैं इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ, ये उसी फूड को जो ऑब्जॉर्ब डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी ऑब्जॉर्ब फूड को, मतलब इसी डाइजेस्टेड फूड को ऊपर की तरफ ले लेती हैं। ऊपर की तरफ लेके क्या करती हैं, क्योंकि ये रिचली सप्लाइड हैं ब्लड वेसल से, तो इसको बहुत, मतलब इसके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो ये उनको उस तरफ भेज देती है, उन ब्लड वेसल्स में भेज देती है। और वो ब्लड वेसल्स ऐसे फिर क्या होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, जो कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में पहुंचता है वो एब्जॉर्ब फूड, और उसका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी फॉर्मेशन में, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज़ और रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज़ में। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये जो विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि सरफेस एरिया पे इंक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और वो जो विलाई होते हैं वो कांटेक्ट, उनका काफ़ी अच्छा कांटेक्ट होता है किनके साथ, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जो कि इसको ऊपर ले लेते हैं और इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स में। अब हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हमने पढ़ लिया, एसिमिलेशन भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ कि लगभग खत्म हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, बस इतना सा है कि द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब क्या होता है कि हमारा जो बाकी का बचा हुआ फूड है, जो कि विलाई ने नहीं किया टेक, जो कि उसके काम का नहीं था, तो वो क्या हुआ कि वो अनअब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब बाकी उसके पास कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स तो बचे नहीं हैं, लेकिन जो अभी भी हल्का फुल्का कुछ वाटर बचा होगा, वो यहाँ पे कौन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो पूरा का पूरा खाने से हमने न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर लिए, और उसके बाद हमने और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने। अब क्या हुआ, वेस्ट ही बचा है हमारे पास, तो अब क्या होगा, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। एनस से वो बाहर रिलीज हो जाता है, हमारा इजेक्शन का प्रोसेस वाया एनस कंप्लीट हो जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल इंस्पेक्टर, यानी कि एनस में जो एनल इंस्पेक्टर प्रेजेंट होती है, जो स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है, उससे वो वेस्ट रिमूव हो जाता है। होप कि ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इसको सिंपली इसको समझा पाऊँ। हमने न्यूट्रिशन, पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद जो हमारा ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, और बड़ा सा हमारा। तो अब इसी के साथ ये हमारा इस लाइफ प्रोसेस का ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया है, न्यूट्रिशन। और अगर कहीं पे भी अभी अगर डाउट लग रहा होगा, तो मैंने चैप्टर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, डाइजेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, सारे के सारे। जिस भी पार्ट में डाउट है वहाँ पे उस चैप्टर्स में उन टाइम स्पैन में क्लिक करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है एनसीईआरटी की जो कि हमने छोड़ी हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं रेस्पिरेशन के साथ। थैंक यू।